नमस्कार, मैं ब्रज किशोर मिश्रा द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। क्या आपको बैठे बैठे नींद आ जाती है या कभी कार ड्राइव करते हुए एकाएक आपकी पलकें झपकने लगती है या कभी टीवी देखते हुए आपको नींद आ जाती है? तो कई बार यह थकान नहीं, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है। जी हाँ, इसे स्लीप एपनिया भी बोलते हैं। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण चौधरी कोटारू, एएफएमसी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्ते। ये एकाएक बैठे बैठे झपकी आ जाना या नींद आ जाना, क्या यह कोई रियली कोई बीमारी है या थकावट और मोटापे के कारण से ऐसा होता है? ये सच्ची में एक बड़ा सा बीमारी है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये अगर आप बैठे बैठे सो रहे हो या झपकी आ रहा है या गाड़ी चलाने से आपको नींद आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका नींद का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। नॉर्मली जब नींद के बारे में बात करते हैं हम मोटा मोटा दो चीज़ बताते हैं, एक सुपरफिशियल स्लीप है, एक डीप स्लीप है। हम ये बोलते हैं आपका टोटल स्लीप ड्यूरेशन है, मान लो आप 6 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, उसमें कम से कम 25 से 30% जो है वो डीप स्लीप होना चाहिए। जब आपका डीप स्लीप कॉम्प्रोमाइज होता है किसी कारण की वजह से, वो एपनिया मान के चलिए, स्नोरिंग मान के चलिए, कोई भी कारण की वजह से अगर आपका डीप स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब आपको दिन का एक्टिविटी में दिक्कत आ जाता है। बिकॉज आपको ब्रेन को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए बैठे बैठे आपको झपके आ जाता है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाता है। ये बड़ा एपिडेमिक बीमारी है। बिकॉज हम जिस तरीके से हमारा ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमारा फूड हैबिट्स बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से हमारा वर्किंग पैटर्न है, रात को लेट सोना, दिन में उठना, ये डीप स्लीप के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन जनरली कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि काफी थकान होने की स्थिति में भी झपकियां आने लगती है। तो जो स्लीप डिसऑर्डर है और ये थकान वाली जो नींद है, इसमें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जब आप थक जाते हो, यूजुअली क्या होता है, हमारा अपर एयरवे होता है, उसके अंदर बहुत सारी मसल्स होता है जो रास्ता को खुलवा के रखने के लिए जब जगे होते हो, ब्रेन उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। सो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहता है, वो रिलैक्स नहीं हो सकता है। सो इसलिए पैसेज जो बीच में हो वो मेंटेन होता है। जब आप नींद में जाते हो, स्पेशली डीप स्लीप में जब शिफ्ट हो जाते हो, ब्रेन को कंप्लीट रेस्ट मिलता है, तो ब्रेन का जो कंट्रोल होता है मसल्स के ऊपर वो कम हो जाता है। सो ये मसल्स को एक तरह से आज़ादी मिल जाता है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से जो बीच वाला रास्ता जो है वो पतला हो जाता है, जिसलिए बंदा स्नोर करना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे सारी स्नोरिंग पैथोलॉजिकल है जैसा मिश्रा जी पूछ रहे हैं। हम बोल रहे हैं अगर आपका स्नोरिंग की वजह से आपको ऑक्सीजन घट रहा है रात को, जिस वजह से दिन में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रहा है, या आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका शुगर अनकंट्रोल हो रहा है, या आपको स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज पैथोलॉजिकल है। जब आप थक जाते हो, जिस दिन आपने ज्यादा मेहनत कर लिया, थक जाता है, उस दिन जरूर स्नोरिंग आता है। अगर वो स्नोरिंग की वजह से आपको एपनिया हो रहा है तब वो पैथोलॉजिकल है। अगर एपनिया नहीं हो रहा है फिर वो पैथोलॉजिकल नहीं है, उसके लिए ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं। बट स्नोरिंग हो रहा है, साथ में रात में रुकावट हो रहा है और दिन का आपका स्लीप का पैटर्न खराब हो रहा है, दिन में बैठे बैठे सो रहे हो, इसलिए इसका एक स्कोरिंग पैटर्न होता है। वो पैटर्न चेक करते हैं और स्कोर अगर 9 के ऊपर आता है तभी आपको स्लीप स्टडी ऑफर किया जाता है। आपके जो जवाब हैं उससे ही एक सवाल निकल के आता है कि हर खर्राटा कोई जरूरी नहीं कि स्लीपिंग डिसऑर्डर हो। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ आपने एक और भी नई बातें बता दी है कि बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है। क्या इस खर्राटे यानी स्लीपिंग डिसऑर्डर के कारण से ये पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं? हाँ जी, काफी बार आप बीपी अनकंट्रोल्ड होता है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो टेस्ट करते हैं, ये हार्मोन वो हार्मोन, सारी हार्मोन लेवल्स चेक करते हैं, एको करते हैं, सारी चीज चेक करते हैं और सब नॉर्मल आता है, फिर भी आपका बीपी कंट्रोल पे नहीं होता है। जब आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेक किया जाता है, अगर आपका छोटा नेक है आप या आपका पेट ज्यादा है, अब और आपका स्लीप स्टडी जब हम करते हैं जिसमें स्लीप एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स बोलता है। एपनिया मतलब क्या है, 10 सेकंड से ज्यादा आपका सांस रुकना और जिस वजह से आपका ऑक्सीजन घटना। अगर 10 सेकंड नहीं रुक रहा है उसको हाइपोपनिया बोलता है। इसका इंडेक्स होता है 1 घंटे में कितने बार हो रहा है। जब आपका स्लीप स्टडी करते हैं इसका इंडेक्स निकालते हैं हम, अगर 1 घंटे में कितने बार हो रहा है, नॉर्मल बंदे को <5 होता है। अगर आपको 5 से ज्यादा बार आ रहा है फिर हम देखते हैं आपका कितना सीवियर है ये। तो जब ये देखता है एज से आपका बढ़ के आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक तरह से बीपी बढ़ने का रीजन स्लीप एपनिया है। क्यों? इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जब आप रात को सोते हो आपका ब्रेन जो डीप स्लीप में अनइंटरप्टेडली रहना चाहिए, जिस तरीके से पैसेज बंद हो जाता है
पैसेज बंद होने के बाद आपको बॉडी में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है। तो आप स्नोर करते करते एक मोमेंट आता है जहां आप स्नोरिंग नहीं करते हो, उस समय आपको बगल में जो सोता है उनको लगता है अभी इनका स्नोरिंग रुक गया, हम आराम से सो सकते हैं। बट एक्चुअली उस वक्त क्या हो रहा है, इनका बॉडी में ना ऑक्सीजन जा रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ये कंप्लीट सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको एपनिया बोलते हैं। अगर ज्यादा लंबा देर के लिए चलेगा, बॉडी में दो ऑर्गन है जो कंसिस्टेंटली काम करता है, एक लंग है, दूसरा हार्ट है। अब ये दोनों को ऑक्सीजन कंटिन्यूसली चाहिए। अगर अब हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, रास्ता बंद हो गया, बिकॉज ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं है। ऑक्सीजन जब बंद हो जाते हैं, आपका दिल ना ब्रेन को मैसेज पास करना है, तो दिल थोड़ा सा तेज बीट करना शुरू हो जाता है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब अगर आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है और प्रोपोर्शनेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो अननेसेसरली जो ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब एक मोमेंट आता है जहां ब्लड प्रेशर बढ़ते बढ़ते हमारा ब्रेन के पास बैरो रिसेप्टर्स होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। एक लेवल क्रॉस करने के बाद आपका ब्रेन को जगाता है, जो डीप स्लीप में कंटिन्यूसली होना चाहिए उसको वापस सुपरफिशियल में आना पड़ता है, और ये मसल्स को वापस अपने कंट्रोल पे लेता है, और जिस वजह से पेशेंट एक स्नॉट करता है, करके स्नॉट करके पैसेज ओपन करता है, सडनली ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे हार्ट रेट कम हो जाता है, धीरे धीरे बीपी कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एकाएक उसी कारण से नींद भी टूटता है। हाँ जी, जब ये होता है 2 मिनट के बाद फिर से आपको सारी प्रॉब्लम वही है। फिर से 2 मिनट में जैसा ब्रेन सोचेगा अब सब सही है, मैं वापस डीप स्लीप में जाऊंगा, जैसे डीप स्लीप में जाएगा सेम प्रॉब्लम रिपीट होगा, स्नोर करोगे धीरे धीरे फिर सारी सांस रुक जाएगा। सो ब्रेन को बार बार डीप स्लीप से वापस आना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेड स्लीप, जिस वजह से आपका बीपी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिस वजह से सेलुलर रेस्पॉन्स बिगड़ जाता है, इन्फेक्शन वगैरह जल्दी पकड़ लेते हो, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है फिर क्लॉट बनने का टेंडेंसी हो जाता है, हार्ट अटैक्स हो जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक्स हो जाता है। जब आजकल कार्डियोलॉजिस्ट भी ये चीज बहुत अच्छे से रियलाइज किया, वो अपना बीपी का वर्कअप में वो स्लीप स्टडी जरूर करता है, ये देखने के लिए स्लीप एपनिया कितना सीवियर है। तो दोस्तों देखा आपने कि जब भी आपके बीपी अगर अनकंट्रोल हो रहे हैं या आपके डायबिटीज अनकंट्रोल हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल आता है, उस वक्त आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या इंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो भी जिनको भी आपने दिखाने गए हैं उन्हें यह जरूर बताएं कि आप रात को खर्राटे लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गहरी नींद में जब आप हैं और जब आपके ऑक्सीजन जाना बंद होता है और एकाएक आप हड़बड़ा के आपकी नींद टूटती है, यानी कि ये आप स्लीपिंग डिसऑर्डर में हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल उठता है कि ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है आखिर इसका टेस्ट कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास 2-3 सुविधा है, जो स्लीप स्टडी बोला जाता है या पॉलीसोमनोग्राफी बोला जाता है। पहले प्रेफरेंस ये होता था आप हॉस्पिटल में आके सो जाइए, रात भर आपका रिकॉर्डिंग होएगा। उसमें क्या क्या होएगा, आपका ब्रेन का एक्टिविटी रिकॉर्ड होता है जो ईईजी बोला जाता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। उसमें हमें ये पता चलता है वेव्स के दौरान स्लीप कितना है, वेकफुल स्टेट कितना है, डीप स्लीप कितना है, और साथ में ईसीजी देखा जाता है, हार्ट रेट कितना तेज हो रहा है, साथ साथ में बीपी भी चेक किया जाता है, और स्नोरिंग एपिसोड्स भी मॉनिटर करता है, और ऑक्सीजन कितना घट रहा है पल्स ऑक्सीमेट्री भी करता है, और आप पैर कितने बार हिला रहे हो, ईएमजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, आपका मसल कितने बार हिल रहा है वो भी चेक करता है। एक आइडियल स्लीप स्टडी होता है, आप कोई स्लीप सेंटर में जाके आपको करना होता है, जिसमें आपको 32 चैनल मॉनिटरिंग होता है, आपका आंख का मूवमेंट सब चीज चेक होता है, और आपका चेस्ट मूवमेंट कैसा है, आप छाती जब आप सांस ले रहे हो छाती हिल रहा है या पेट भी हिल रहा है, तो चेस्ट इंपोर्टेंस और एब्डोमिनल इंपोर्टेंस भी हम मेजर करता है। ये ऐसा एक प्रॉपर स्लीप स्टडी होता है जिसको लेवल 1 स्लीप स्टडी बोलता है। वो एक स्लीप सेंटर में किया जाता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी करते हैं, बट हॉस्पिटल्स में क्या होता है हम प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हॉस्पिटल्स में, उस वजह से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंटरफियर हो जाता है, आइडियली आपका रीडिंग सही नहीं आता है। आज का डेट पे हम बोलते हैं अच्छा स्लीप सेंटर जो होता है जिसमें वुडन बेड होता है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, और घर जैसे माहौल बन जाए, वैसे स्लीप सेंटर में हम लेवल 1 स्लीप स्टडी करते हैं जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है रात का। तो आप जैसे बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाना नहीं है, तो आखिर ये स्लीप स्टडी से करेंगे कहाँ पे? कुछ लेवल 1 स्लीप सेंटर्स होता है, जैसे हमारा जो पायलट्स है, जैसे एयर इंडिया है, बहुत सारी एयरलाइंस है जो आजकल बहुत कंपलसरी कर दिया है लेवल 1 स्लीप स्टडी होना चाहिए। ये लेवल 1 स्लीप स्टडी में क्या होता है, आपका बॉडी का सारी मूवमेंट देखा जाता है। एक कैमरा भी होता है जिसमें आपको रात में अगर आपको पैरासोमनियस हो रहा है, जो उठ के रात को आप चलते फिरते हो, या रात को आप यूरिन वगैरह पास करते हो, या रात को आप अपना
टीथ को ग्राइंड करते हो, जिसको हम ब्रक्सिज्म बोलता है, नींद का बीमारी है। काफी बार आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हो, उनको समझ नहीं आता आपका दांत क्यों घिस रहे हैं, बट नींद में इसको पैरासोमनिया बोलता है। ये स्टेज 2 स्लीप में आप अपना दांत को अपने आप काटते हो, ये सारी पैरासोमनियास होते हैं, ये सारी वीडियो में पकड़ जाता है। तो इसका भी इलाज हम कर सकते हैं। ये लेवल 1 स्लीप स्टडी इसलिए हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं बिकॉज उसमें गलत आने के चांसेस ना के बराबर होता है। ये स्लीप स्टडी जो आप बता रहे हैं, लेवल 1 की बात बता रहे हैं, आप एक साथ साथ एक ये भी बताइए कि हॉस्पिटल पेशेंट को प्रेफर नहीं करते, तो आखिर ये पेशेंट टेस्ट के लिए जाता कहाँ है? क्या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में ये टेस्ट नहीं, आज का डेट पे स्लीप सेंटर्स बहुत कम है और उसमें भी अच्छा स्लीप सेंटर्स बहुत कम है, इसलिए अभी भी पेशेंट्स हॉस्पिटल जाता है। बट हॉस्पिटल में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है। आप जिस स्लीप रूम मिला होता है, स्लीप सेंटर जो डेजिग्नेटेड रूम है उसके आसपास वार्ड होता है जिसमें रात भर एक्टिविटी चलता है और पेशेंट को एक नया जैसा फीलिंग होता है। और मान लो या ना मानो, ये बात सच है, हॉस्पिटल जाना कोई प्रेफर नहीं करता है, इन्फेक्शन के खतरे है या हॉस्पिटल में सोने में दिक्कत होता है। इसलिए बहुत सारी हॉस्पिटल्स आजकल होम केयर में शिफ्ट हो गया और होम केयर में आपको स्लीप स्टडी आपको घर पे किया जाता है, जिसको नेक्स्ट में बोलना चाहता हूँ लेवल 2 लेवल 3 जो बोला जाता है। वो टेक्नीशियन आपका घर आता है, आपका घर पे सुपरवाइज्ड होता है। बट काफी बार पेशेंट्स इसमें भी अनकंफर्टेबल होते हैं, एक बाहर का बंदा हमारे घर पे रह रहा है, हम क्यों उनको अलाउ करें, हमारा सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। उनके लिए लेवल 3 स्लीप स्टडी होता है। ये एक मिशन होता है जो हमारा टेक्नीशियन आपको घर आके छोड़ देता है, वो आपको फिंगर में लगा के सोना होता है और ऑन करना होता है। पूरा रात आप जितना देर सोना है सो जाइए, सुबह उठने के बाद उसको स्विच ऑफ करना है और हमारा टेक्नीशियन वापस उसको कलेक्ट करके स्लीप सेंटर लेके आएगा, उसका रिकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से आपको रीडिंग देंगे। इसको लेवल 3 स्टडी बोलता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है दैट लेवल 2 से लेवल 3 अच्छी है या लेवल 2 लेवल 3 से अच्छी है, बट लेवल 1 इसलिए अच्छा माना जाता है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और मल्टीपल चैनल्स मॉनिटर होता है, काफी डीपली टेस्ट होता है। एक तरह से आपका हार्ट का एरिथमियास भी हो रहा है वो भी पता चल जाता है, ब्रेन का कोई सीजर हो रहा है वो आपके ईजी कर ही रहे हो पूरा 6 घंटे, सीजर एक्टिविटी भी पता चल जाता है और बहुत सारे अदर फैक्टर्स जो होता है हमें पता चल जाता है। अब आ जाता है कि सपोज टेस्ट हो गया और पता चल गया कि स्लीप डिसऑर्डर में है, इलाज क्या है? देखो, आपका मैंने पहले बोला था एपने और हाइपोपने इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं घंटे के हिसाब से। नॉर्मल वैल्यू होता है 5 के नीचे। मान लो आपका वैल्यू 5 से 15 है, हम बोलते हैं माइल्ड है ये। 15 से 30 को मॉडरेट बोलता है, ग्रेटर देन 30 जो है उसको सीवियर बोला जाता है। जो सीवियर है वो वेट नहीं कर सकता है, वो हम जैसे माइल्ड वाला को हम बोलते हैं आप वजन घटाइए, कुछ लाइफस्टाइल बदल दीजिए। हम बोलते हैं काफी बार सीधा मत सोइए, करवट लेके सो जाइए, जिस वजह से थोड़ा सा ग्रेविटी का इफेक्ट हट जाए, आपको सांस की नली खुले रहे। काफी बार लेफ्ट सोने से आपको आराम मिल जाता है और आपको 6-7 महीने का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको वॉक करो, कुछ डाइट प्लान बनाओ जिससे आपका वेट कम हो जाए। और इसमें माइल्ड केसेस अच्छा रेस्पॉन्ड करता है, कुछ मॉडरेट केसेस भी रेस्पॉन्ड करता है। बट बहुत सारे मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस जो होता है उसमें टाइम नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला, इसमें आपको बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर अनकंट्रोल हो जाता है, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ जाते है तो जिस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और स्ट्रोक हो जाता है और हार्ट अटैक्स हो जाता है। ये सब कुछ, ये कोई वेट करने वाला बीमारी नहीं है। इसमें हम बोलते हैं आप मिशन यूज कर लीजिए, आपका वेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं या सीपैप यूज करें या बाईपैप यूज करें। अब सीपैप या बाईपैप क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सीपैप होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक तरह से आप एक मास्क लगा के एक मिशन से कनेक्टेड रहता है, वो आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता है। ये जो रास्ता बंद हो रहा है उसको खुलवा के रखता है, सो दैट आपका ब्रेन बार बार डीप स्लीप से सुपरफिशियल स्लीप में ना आए। सीपैप में एक प्रॉब्लम होता है, वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में एक ही प्रेशर देता है। इसलिए मिशन सस्ता होता है, 40-50 हजार में अच्छा मिशन मिल जाता है आपको। बट बहुत सारी पेशेंट्स जो ओवरवेट होता है उनको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस ऑफ प्रेशर चाहिए होता है, तो इनको इंस्पिरेटरी प्रेशर आप 20 का जरूरत पड़ता है, एक्सपिरेटरी प्रेशर आपको 7 का जरूरत पड़ता है, वो सीपैप नहीं कर पाता है। उस केसेस के लिए में बाईपैप होता है जिसमें अलग अलग प्रेशर सेट कर सकते हैं, और ज्यादा मोटा होता है तो बाईपैप बेटर टॉलरेट करता है पेशेंट। अल्टीमेटली हम ये बोलते हैं कोई भी मिशन लो आप, पेशेंट उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है फिर कोई फायदा नहीं होता है। तो हम इसलिए पेशेंट का वेट के हिसाब से एसेस करते हैं, और एसेस करने के लिए भी हमारे पास टेस्टिंग होता है जिसको हम टाइट्रेशन थेरेपी बोलते हैं। आपको सुला के आपको हमारे पास एक ऑटोमेटिक मशीन होता है जिसमें हम अलग अलग प्रेशर ट्राई करते हैं, जिस प्रेशर के साथ आपको ब्रेन में कम से कम AHA हो रहा है, जो अपने हाइपोक्सिया इंडेक्स आता है वो कम से कम आ रहा है, वो प्रेशर आपको मशीन में सेट करके आपको घर में दिया जाता है। तो क्या ये लाइफ लॉन्ग फिर उस मशीन के साथ ही सोना जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, माइल्ड मॉडरेट केसेस में आपको 6-7 महीने में आप अपना रूटीन बनाओगे,
डाइट चेंज करोगे, वजन कम करोगे, आपका एपनिया ठीक हो जाता है। सिमिलरली जो सीवियर पेशेंट्स होता है, ये बाइपैप्स है, उनका बॉडी में फर्दर इफेक्ट आप नहीं होने के लिए मिटिगेट कर रहे हो, बट साथ साथ में रात का नींद का क्वालिटी अच्छा होने की वजह से वो दिन में एक्टिव रहना शुरू हो जाता है। जैसे पहले उनको कहीं जाना है, वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाओ। सिंस उनका नींद का क्वालिटी अच्छी है, दिन में उनके पास एनर्जी रहता है, सब जगह वो उनको जाने का मन होता है, तो एक्टिविटी बढ़ जाता है, जिस वजह से वेट लॉस भी होता है। अगर डाइट प्लान फॉलो करे और अपना वेट लूज करे, काफी मरीजों को 1-2 साल के बाद सीपैप या बाइपैप का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी कि देखा आपने, इलाज टेस्ट के बाद इलाज भी है, लेकिन अगर रोग के जड़ में जाए तो लाइफ स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। सीपैप हो या बाइपैप हो, वो आपको 6 महीने हो या साल भर सपोर्ट करता है, लेकिन उस दौरान भी आपको अपने वेट को लूज करना है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है, तभी जाकर आप अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। इसमें कुछ चीज करेक्शन में करना चाहता हूँ। जैसे आपको मोटापा की वजह से स्लीप एपनिया होता है, उसमें जैसे मिश्रा जी बोला वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग होता है जिसका टोडी छोटा होता है, जिसका पीछे तरक होता है, जिसको माइक्रोग्नाथिया बोलते हैं या रिटनोग्नाथिया बोलता है, जिस वजह से उनका रास्ता ऑलरेडी छोटा होता है। वो भगवान ने दिया ऐसा। कुछ एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज होता है, जैसा टीचर कोलिन सिंड्रोम बोलता है, जिसमें ये पूरा मैंडिबल ही छोटा होता है और काफी बार मैंडिबल और ये फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से उनको स्लीप एपनिया इनहेरेंटली होता है। तो उसमें आपको सीपैप और बाइपैप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें वेट होने की वजह से नहीं, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी की वजह से उनको एपनिया होता है। उन केसेस में लाइफ लॉन्ग उनको सीपैप और बाइपैप का जरूरत पड़ता है। फिर सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं? कर सकता है, बिकॉज मैंडिबुलर करेक्शन सर्जरीज आता है आजकल। और हमारा डेंटिस्ट मित्र जो होता है, एमडीएस जो करता है, वो लोग करता है जिसमें। और बट लाइफ लॉन्ग कोई सीपैप बाइपैप के साथ तो नहीं बिता सकता कि जब सोए तो बाइपैप लगा के सोए। यही एक स्टिग्मा होता है। सीपैप बाइपैप एक तरह से हमारा तरफ ये बर्डन की तरफ देखा जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। बिकॉज क्या होता है, आपको सीपैप का हिडन इफेक्ट्स आपको पता नहीं होता है। जैसा जिसी को एलवीएफ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर है, जो हार्ट, जिस वजह से उनको पैर में सूजन आ जाता है, छाती में या लंग्स में पानी भर जाता है, या किडनी बीमारी है जिसमें लंग में बार बार पानी आ जाता है, जिस वजह से उनको रात को सीधा नहीं सो पाता है। ये सीपैप उनके लिए एक तरह से बून है। आप लगाओगे, वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता है। जो पैर से आप जब सीधा लेटते हो, जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो लंग्स में या छाती में आता है, वो ब्लड को आर्टिफिशियल ग्रेविटी के रूप में उसको रोक देता है। तो हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। या लंग के अंदर जो सीकेडी पेशेंट है जिसमें पानी आ जाता है, वो ड्राई रखता है, जिस वजह से रात को आराम से सो पाता है। सो सीपैप का हार्ट के ऊपर और लंग के ऊपर काफी प्रोडक्टिव इफेक्ट्स है। तो सीपैप एक बर्डन जैसा देखना बंद करना चाहिए। पहले 3-4 हफ्ते एक नया मशीन आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आपको ऐसा लगता है मैं क्यों इसमें फंस गया हूं, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग योर लाइफ विल चेंज। एक बार लाइफ चेंज होने के बाद ना आप उसको पीछे मुड़ के नहीं देखोगे मेरा गलत स्टेप है। यानी कि सीपैप और बाइपैप कई सारे चीजों में काम आता है। अगर आपके हार्ट फेल्यूर है, मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उसमें भी बाइपैप काफी फायदेमंद साबित होता है। डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कितना एडवाइस करते हैं कि सीपैप कब तक लेना है या बाइपैप कब तक लेना है। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि यदि आपको इस तरह की झपकियां आ रही है, बैठे बैठे नींद आ रही है, रात को खर्राटे ले रहे हैं और खर्राटे लेते लेते एकाएक आपकी नींद टूट जा रही है, ऐसे हालात में आपको एक बार अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। उम्मीद रखते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। ऐसे ही हम आगे भी आपको जागरूक करते रहेंगे। हम रखें आपका ख्याल।